कि आप उपस्थित सभी सज्जनों को संबोधित करें। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, इसके बाद में हम फिर राष्ट्रगान करेंगे, वो सूचना मैं बाद में दूंगा। सबको मेरा सादर प्रणाम। आज का ये कार्यक्रम बदलते हुए भारत की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है। एक समय था, एक कालखंड था, लगता था हमारे यहाँ महापुरुष है ही नहीं, और नामकरण जो होता था संस्थाओं का वो बहुत सीमित हो गया था, सिमट कर रह गया था। उसमें जो खुलापन आ रहा है, भारत के इतिहास को पूरी तरह से दर्शाया जा रहा है, ये बहुत ही सुखद परिवर्तन हो रहा है। भारत सरकार में राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान जी बहुत ही सरल व्यक्तित्व के थे। कोई बनावटीपन नहीं, अपने क्षेत्र के प्रति पूरी तरह समर्पित, और इनका आश्रम उत्तम। मैं राज्यसभा का सभापति हूं, उत्तम आश्रम। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आदरणीय सभ्य स्वामी रामदेव जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। कहते हैं नाम में क्या रखा है, राम भी है और देव भी है। समय के साथ हम कुछ चीजें भूल जाते हैं, और करोड़ों की जनता इस बात को याद रखती है। वो समय प्रातः काल देश के हर कोने में इन एवरी वेदर कंडीशन हर वर्ग के लोग योग सीखने आते हैं। स्वामी रामदेव जी पॉजिटिव कोविड है योग के लिए। इन्होंने योग के प्रसार में जो पुरुषार्थ हासिल किया है, उसका नतीजा ये हुआ कि यूनाइटेड नेशंस में भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री का प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकार होते हुए लाखों की संख्या में लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, योग कैसे किया जाए और देश और दुनिया में प्रसारित होता है। योग दिवस तक किसी देश का नहीं रहा, भारत की पहचान है, दुनिया में मनाया जाता है। सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, मुझे वो दिन याद है जब 1980 के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधिकारी, पूना चले जाओ, नासिक चले जाओ, नागपुर चले जाओ और बॉम्बे चले जाओ, एक ही बात कहते थे, ऐसा पुलिस कमिश्नर हमने देखा नहीं। इतना बड़ा कैरियर और एक बयान जारी कर दिया। अब तक महाराष्ट्र की सेवा करता था, अब राष्ट्र के अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में सेवा करना चाहता हूं। बागपत में जो परिवर्तन किया है, वो जिस गहराई से किया है,
उससे अंदाजा लग सकता है कि इन कमिश्नर साहब ने नासिक, पूना, नागपुर और बॉम्बे को कैसे मैनेज किया हो। इनके विचार इतनी गहराई के हैं कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। नाम में तो है ही सबके, पर अलका जी का इनको समर्थन इतना ज्यादा है, ये जानकारी मुझे तब हुई जब मैंने दोनों को राजभवन कलकत्ता बुलाया, जब मैं राज्यपाल था। और अलका जी ने वो कहावत चरितार्थ कर दी, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। इस कार्यक्रम में भी अलका जी का जो योगदान है अभिनंदन योग्य है। सांसद स्वामी सुमेधानंद जी, एक कहावत है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कही थी, यू कांट चूज योर नेबर्स, यू हैव टू लिव विद योर नेबर्स। मेरा परम सौभाग्य है कि 1989 में झुंझुनू से सांसद रहा और वो मेरी जन्मभूमि है। कर्म से सुमेधानंद जी मेरे पड़ोसी ये स्पीकर से सांसद। मैं इनको उस कहावत के विपरीत मानता हूं, he is a neighbor I would ever love to have। एक विचित्र स्थिति और है, मंच पर विराजमान दो महानुभाव, सुमेधानंद जी का कर्म भूमि सीकर है और आदरणीय स्वामी रामदेव जी की जन्मभूमि हरियाणा में झुंझुनू के नजदीक है। मुझे दो महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त और इसकी रचना विधि ने की है। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश से स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, कुछ कार्यक्रमों में मेरी इनसे संक्षिप्त मुलाकात हुई। He has magnetic personality. I am greatly touched by his thought process. और इनका जो निमंत्रण है वो फलीभूत करने का काम करने का है, निश्चित होगा। श्री आलोक शर्मा जी और श्री सुनील कुमार गुप्ता बैचमेट्स हैं। सुनील जी उपराष्ट्रपति के सचिव हैं, 1987 बैच के IAS ऑफिसर। IIT कानपुर से शिक्षा प्राप्त की और मुझे इनकी योग्यता का, विद्वता का और मार्गदर्शन का बड़ा लाभ मिला है। मंत्री जी को का समर्थन करते हुए आलोक जी ने जो काम किया है, मैं समझता हूं सराहनीय। काम तो होते हैं और जिस तत्परता से किया गया, जैसे डॉक्टर सत्यपाल जी ने बताया, वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। संचार विभाग के अधिकारीगण, अन्य अधिकारीगण और सबसे महत्वपूर्ण आर्य समाज के प्रतिनिधिगण, इस पूरी कड़ी में मैंने मेरी गृहपति डॉक्टर सुदेश धनखड़ को भूला नहीं। मेरी शादी आर्य समाज प्रवृत्ति से हुई। और इनके बिना यह संभव नहीं था।
महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट का विमोचन हम सब और देश के लिए गौरव का विषय है। मैं तो अभिभूत हूं और हम सब हैं। ये एक दृष्टिकोण का और संकेत देता है। आज के दिन हम अमृत काल में हैं। पहले इतिहास को पढ़ते थे या जानकारी होती थी कि यह करिश्मा बहुत कम लोगों का है, पर अब पता लगा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कितने लोग थे, कितने महारथी थे। देश का कोई भूखंड ऐसा नहीं है जिसमें किसी न किसी कालखंड में उस भूखंड से लोगों का योगदान न हो। ये जो बदलाव है और जिस बदलाव का डंका दुनिया के अंदर महसूस किया जा रहा है, और भारत इज ऑन द राइज एज नेवर बिफोर, द राइज इज अनस्टॉपेबल। आज का कार्यक्रम भी उसका एक फैसेट है। आज का दिन और भी महत्वपूर्ण है। 148 ईयर्स अगो स्वामी दयानंद जी ने डॉक्टर सत्यपाल जी की कर्म भूमि कई दशकों तक रही है, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। दुनिया के देशों पर नजर दौड़ाई है। उनकी संस्कृति कहां तक है? हमारी तो हजारों साल की। We have matchless. Our civilizational background, ethos are unprecedented. इसका कोई पैरेलल नहीं। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का देश रहा है। भगवान के अनेक बार यहाँ अवतार हुए हैं और इस भूमि को पवित्र किया है। राम is not a fiction. Ram is not a fiction. Ram's forest is part of our civilization, a reality. कृष्ण, बुद्ध, महावीर के रूप में इसी धरती का परम कल्याण किया है। अनेक महान आध्यात्मिक गुरु उस कोटि के संत और समाज सुधारक इस देश में हुए हैं। मंच पर भी विराजमान नव जागरण का शंखनाद करने वाले, और उस समय अंदाजा लगाइए किस कालखंड में किया। राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, इन सब की भांति इस स्वामी दयानंद का नाम भी अग्रणी है। दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक और आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी जी द्वारा रचित सत्याग्रह प्रकाश ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। आर्य समाज का आदर्श वाक्य आप सब परिचित, अर्थ स्पष्ट है, विश्व को आर्य बनाओ। मंच पर विराजमान डॉक्टर साहब जो बहुत ही प्रख्यात सांसद हैं, G20 का लोगो देखिए, मोटो देखिए, जो स्वामी जी ने कहा वो दिखाई पड़ेगा। स्वामी जी सदैव और आज भी सबके हृदय में विराजमान है। स्वामी जी ने मन, वचन व कर्म तीनों शक्तियों से समाज उद्धार के लिए प्रयत्न किया, और एक अत्यंत प्रसन्नता का विषय है जिन मूल बातों की ओर स्वामी जी ने ध्यान दिया, आज वो जमीनी हकीकत है। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जमीनी हकीकत है
और समाज में उनका सकारात्मक असर है। एंड दिस इमरजेंसी इज हाईली इम्पैक्टफुल इवन एट अ ग्लोबल लेवल। स्वामी जी युक्ति क्यों है? मैं उनके एक वचन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आई कोट, स्वाधीनता मेरी आत्मा और भारतवर्ष की आवाज है। तो स्वामी जी ने स्वाधीनता मेरी आत्मा और भारतवर्ष की आवाज है, यही मुझे प्रिय है। मैं विदेशी साम्राज्य के लिए कभी प्रार्थना नहीं कर सकता। प्रेरणादायक है। कुछ दर्द होता है, कुछ पीड़ा होती है, जब अपनों में से कुछ लोग विदेशी भूमि पर जाकर उभरते हुए भारत की तस्वीर को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। समझ में नहीं आता, सच्चे मन से भारतीयता और भारत में विश्वास करने वाला व्यक्ति भारत के सुधार की सोचेगा, सुधार में सहयोग करने की सोचेगा। हो सकता है कमियां हों, उन कमियों को दूर करने की सोचेगा। पर विदेश में जाकर नुक्ताचीनी करना, विदेश में जाकर संस्थाओं के ऊपर वो टिप्पणी करना जो हर मापदंड पर अमर्यादित है, स्वामी जी के इस सोच के विपरीत आचरण है। और स्वामी जी का सोच उस समय था जब विदेशी ताकतें यहां पर हावी थी। ये बयान देना उनके लिए आसान नहीं था। आज तो हम स्वतंत्र हैं, अमृत काल में। दुनिया ने क्या देखा? सितंबर 2022 में भारत विश्व की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनी। इस उपलब्धि का अंदाजा लगाइए कि जिन लोगों ने हम पर शताब्दी तक राज किया, उनको पछाड़कर 5वीं पायदान पर आया। कोई ऐसा कारण नहीं है। और दुनिया के अर्थशास्त्री मानते हैं इस दशक के अंत तक हम विश्व की 3री महाशक्ति होंगे अर्थव्यवस्था में। स्वामी जी ने वैदिक धर्म व संस्कृति के उत्थान के लिए जीवन पर्यंत प्रयास किया। राज्यपाल की हैसियत से थी और हर प्रश्न में मैं कहता है कि जो वेद में है वो संपूर्ण है। जो वेद में है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। थोड़ा सा चिंता का विषय है जिस पर यहां जितने लोग हैं हम सबको ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग वेद की चर्चा करते हैं पर कभी उन्होंने वेद को देखा नहीं है, पढ़ना तो दूर की बात है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा आज के दिन विशेषकर कि हम वेद का अध्ययन करें। वेद का ज्ञान ही इतना महत्वपूर्ण है कि अध्ययन मात्र से आप प्रभावित भी होंगे, आपका जीवन भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा और आप और को प्रभावित कर भी पाएंगे। स्वामी जी ने सदैव विदेशी दासत्व से भारतीय जनमानस को मुक्त करने का प्रयास किया। यहां पर मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। कुछ विदेशी संस्थाएं कार्यरत हैं और वो हमको ज्ञान देते हैं कि हमारा भारत कैसा है। वो हमें बताते हैं हमारे नीचे की जमीन कैसी है, जिसकी जानकारी हमको है। और उनका उद्देश्य है भारत की उभरती हुई गति पर अंकुश लगाना।
अमेरिका में भी ऐसे संस्थान हैं। पर चिंताजनक 3 बातें हैं। वहां पर जो फीस कायम की जाती है, हमारे अरबपति उद्योगपति उसमें करोड़ों देते। मैं नहीं कहता कि उनकी नीयत खराब है, पर शायद ये बात उनके ध्यान से उतर गई है। उस करोड़ों के योगदान की वजह से वहां अपने ही कुछ लोग इस प्रकार के कार्यक्रम की रचना करते हैं कि हम भारत को धूमिल करते हैं। मैंने अध्ययन किया, उन संस्थाओं के अंदर अनेक देशों के विद्यार्थी और अध्यापक हैं, अनेक देशों के। और ये अनुचित कार्य हमारे ही कुछ लोग क्यों करते हैं? किसी और देश के लोग क्यों नहीं करते हैं? ये बड़े सोच और चिंतन का विषय है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव आ गया कि भारत पर इस बात का अब असर नहीं होता। दुनिया में भारत की आवाज उतनी बुलंदी पर है आज के दिन जिसकी परिकल्पना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। आज विश्व के किसी भी मंच पर भारत की आवाज का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है भारत की इस पर क्या आवाज है, और ये बहुत बड़ा बदलाव है। ऐसी परिस्थिति के अंदर कोई दूसरी बात करे, ये थोड़ी सी अटपटी लगती है। मैं मानकर चलता हूं हमारा इंटेलिजेंस और मीडिया इस पर ध्यान देगा, अध्ययन करेगा, जनता को जागरूक करेगा, ताकि उन लोगों पर अंकुश रहे। हिंदी के लिए संविधान में एक व्यवस्था की गई है, और स्वामी दयानंद जी ने तब परिकल्पना की थी और खुलकर कहा था। उन्होंने हिंदी के बारे में बहुत सकारात्मक रवैया रखा। इसके अतिरिक्त वैदिक धर्म व संस्कृत भाषा को भी समाज में विशेष स्थान प्राप्त है, उसके लिए वो कार्य करते। संस्कृत भाषा के बारे में विशेषकर कहना चाहूंगा, दुनिया के कई देश हैं जो संस्कृत के प्रति बहुत आकर्षित हो चुके हैं। संस्कृत वहां पढ़ाई जाती है। कारण कुछ भी हो, हमें संस्कृत को और बढ़ावा देना चाहिए। There is no language in the world and no grammar of the kind that Sanskriti possesses of. कोई मुकाबला नहीं है, बहुत गहराई का है। एक तरीके से सब भाषाओं की जननी है, और हम जननी को मिटने नहीं दे सकते। We can never destroy our roots. इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। स्वराज हमें कितना प्रिय है, और स्वराज का सबसे पहले नारा बुलंद किसने किया? 1876 में ये नारा स्वामी दयानंद जी ने, और इसको आगे बढ़ाया तिलक ने, लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। उसके बाद ये जन आंदोलन बना। स्वामी जी के कृत्यों की एक विशेषता थी, और उनका मानस था कि मानसिक रूप से स्वतंत्र हो, मानसिक रूप से दासत्व से मुक्त हो, और यही इनकी कार्यशैली थी। आजादी के बाद भी कुछ ऐसा लगा कि हमें इससे मुक्ति की आवश्यकता है, पर इस कालखंड में, अमृत काल में, स्वामी जी की आत्मा प्रसन्न होगी। ये जो दासत्व है
विदेशी ताकतों का खत्म हो गया है। ये भी अगर मैं कहूं तो ये उसी तरीके से खत्म हो गया है जिस तरीके से हमने बदलाव देखा है प्रशासन में। पहले कोई काम किसी बिचौलिए के बिना नहीं होता था, ये संस्था ही खत्म हो गई। दिस इंडस्ट्री ऑफ मिडलमैन इज एक्सटिंक्ट। इतनी पारदर्शिता आ गई। द सिस्टम इज सो अकाउंटेबल, सो ट्रांसपेरेंट। ऐसी कल्पना कभी की नहीं। बदलाव का अंदाजा लीजिए। क्या आज के दिन कोई लाइन में खड़ा होकर बिल देता है? ये बदलाव। क्या आज के दिन किसी को सरकारी चेक मिलता है या सहायता चेक से मिलती है? मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है विश्व के नेताओं को कहने में कि हमारे देश में 220 करोड़ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट व्यक्ति के मोबाइल पर आई है। दुनिया का विकसित देश भी ये हासिल नहीं कर पाएगा। वैदिक शिक्षा के प्रसार में जो योगदान किया है और जो जमीनी हकीकत है, बागपत के सांसद डॉक्टर सत्यपाल जी के जुड़े हुए हैं। इन्होंने तो और भी अच्छा उसके अंदर योगदान किया है, कार्य किया है। और आजादी के अमृत काल में ये बहुत अच्छी सुगंध दे रहा है और इसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए। 34 साल के बाद देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और उस बदलाव में भी महर्षि दयानंद सरस्वती की झलक है। और वो बदलाव है हमारी नई शिक्षा नीति। मेरे पद की वजह से लगा हुआ है उस नीति के इवोल्यूशन में। बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। जैसा महर्षि दयानंद जी चाहते थे वो उस नीति के अंदर है। वो नीति हमें एक ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करती है, प्रतिभा को निखरने का रास्ता दिखाती है जो पहले बंद। We have an ecosystem today where every individual is in capacity to fully exploit his or her talent. पहले मुश्किल था। आप में प्रतिभा है तो आपको अवसर मिलेगा और यह निश्चित है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले स्वामी जी के कुछ कथनों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पहला, आई कोट, जीभ से वही निकलना चाहिए जो अपने हृदय में है, अनकोट। अब इसमें मैं एक बात जोड़ता हूं। हम भारतीय हैं, भारत की प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा है। वी आर प्राउड इंडियंस, वी मस्ट टेक प्राइड इन आवर अचीवमेंट्स। हमारे दिल में भारत का सचोट होना चाहिए ताकि हमारी जीभ से भारत के लिए अच्छा निकले, फिर चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में। स्वामी जी ने कहा था, कोट, सेवा का उत्तम रूप एक ऐसी व्यक्ति की मदद करना है जो बदले में धन्यवाद देने में असमर्थ है, अनकोट। आपने देखा होगा, सबका साथ हो, सबका विकास हो, सबका प्रयास हो, पर अब नीति स्पष्ट है।
अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, अंत्योदय। ये स्वामी जी का सोच था, ये आज हकीकत में लगातार बदलता जा रहा है। बदलने का अंदाजा लगाइए आप। जो लोग बैंक के अंदर नहीं घुस सकते थे, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंक ने उनके घर जाकर अकाउंट दिया, और इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ कोविड के दौरान सहायता देने के दौरान। यदि अगर आज के दिन बिना किसी बिचौलिए के साल में 3 बार हमारे अन्नदाता किसान को सरकारी धन मिलता है, तो सीधा उसके अकाउंट में जाता है 11। और अब तक किसान के खाते में 2,25,000 करोड़ से ज्यादा धन पहुंच चुका है। याद कीजिए उस समय को जब कहा जाता था 1 रुपया देते हैं तो 85 पैसे पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। अब ऐसा कुछ संभव नहीं है। ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। स्वामी जी ने कहा था एक और ये बहुत जरूरी है, किसी भी कार्य को करने से पहले सोचना अक्लमंदी होती है। काम करते हुए सोचना कई लोग सोचते हैं, सावधानी कहलाती है, लेकिन काम को करने के बाद सोचना मूर्खता कहलाती है। इस पर अपने को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मेरे लिए और मेरी धर्मपत्नी के लिए, क्योंकि हमारा बंधन आर्य समाज की शादी से हुआ है। और इस बंधन की एक खास बात है, शुरुआत के अंदर तो हम बराबर रहते हैं, और धीरे धीरे इस बंधन के अंदर नारी शक्ति का उभार ज्यादा होता जाता है।